नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, आज से हम जिस श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें से आज हम जो पढ़ेंगे वह है काल विभाग और आदिकाल का प्रकरण 1, जिसका नाम है सामान्य परिचय। आप हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आखिर तक पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से उन्हीं की पुस्तक से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज से काल विभाग और आदिकाल का सामान्य परिचय। ठीक है, सबसे पहले विषय सूची की बात करते हैं। तो जो दे रखा है मेरी बुक में, सबसे पहले काल विभाग ही दे रखा है, जिसमें लिखा है कि जनता और साहित्य का संबंध के बारे में शुक्ल जी यहाँ चर्चा करेंगे। और हिंदी साहित्य के इतिहास 4 काल, इन कालों के नामकरण का तात्पर्य भी यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे शुक्ल जी। और फिर जो आदिकाल प्रारंभ करते हैं, आदिकाल प्रारंभ करते हैं, जिसे शुक्ल जी ने 4 प्रकरणों में डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहले एक प्रकरण सामान्य परिचय को पढ़ेंगे, जिसमें वो क्या बताएंगे कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल क्या है, और प्राकृत भाष हिंदी के सबसे पुराने पद्य की चर्चा करेंगे, और आदिकाल की अवधि के बारे में बताएंगे, और इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के बारे में बताएंगे। फिर बताएंगे कि रासों की प्रबंध परंपरा कैसी रही, और इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार करेंगे, और अपभ्रंश परंपरा और देसी भाषा इत्यादि बिंदु पर वो चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम काल विभाग। और जो मेरे पास जिस प्रकाशन की बुक है वह है PBD, जो कि एकदम रद्दी किस्म का है। मतलब वैसे तो नहीं कहेंगे, वो बहु वही बुक है, लेकिन जो प्रारंभिक जो पृष्ठ है वो इसमें से गायब है। ठीक है, तो आपको मैं यही सुझाव दूंगी कि आप नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा जो भी प्रकाशित मूल बुक है वही खरीदें, अन्य में आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ मिल सकती है। तो शुरू करते हैं हम काल विभाग। शुक्ल जी सबसे पहले अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य है, वह देते हुए कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। जो ये 4 वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि 2023 शायद दिसंबर के पेपर था, उसमें ये पूछा गया था नेट UGC नेट के पेपर में कि इनमें से कौन सा नहीं है। उसमें दे दिया था कि आर्थिक दे दिया है, इस प्रकार से दे दिया है, धार्मिक को हटा दिया है, तो उसको ध्यान रखना। फिर कहते हैं कि अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों की किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार से हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 काल में विभक्त करते हैं। शुक्ल जी कितने 900 वर्षों को 4 कालों में विभक्त करते हैं, और उनकी समय सीमा क्या रखते हैं, तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले आदिकाल, जिसका नाम उन्होंने वीरगाथा काल रखा है। ठीक है, और संवत 1050 से 1375 है। फिर पूर्व मध्य काल भक्ति काल, जिसका नाम है, संवत 1375 से 1700 तक है। फिर उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल कहा जाता है, संवत 1700 से लेकर 1900 तक है। फिर आधुनिक काल, जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, संवत 1900 से लेकर 1984 तक माना गया है। ठीक है, फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। क्या कि विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी।
जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार के ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। ठीक है, ओके। आगे फिर हमारा यहीं पर काल विभाग समाप्त हो जाता है और फिर आता है आदिकाल प्रकरण 1 और सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में शुक्ल जी आदिकाल की सामान्य जानकारी के बारे में बताएंगे। छोटा सा ही है, इसको भी इसी के अंदर हम शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है, जहाँ जिस भी एग्ज़ाम में ये कोटेशन के दिग्दर्शन हमें होते रहते हैं, कोई भी स्टेट के पेपर हो। तो आगे पढ़ते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ठीक है, ओके। फिर कहते हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। फिर शुक्ल जी कहते हैं मुंज और भोज के समय, उनका समय बताते हैं 1050। कहते हैं मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुराने हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा या महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर कहते हैं शुक्ल जी कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार वे सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की जड़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुए पाते हैं। राजाश्रित थे, इसी प्रकार राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। मतलब असंदिग्ध वो होता है जिस पे हमने मतलब विश्वास कर लिया है, और संदिग्ध सामग्री वह होती है जो संदेह की दृष्टि में है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी है, और इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की उनकी रचनाएं मिलती है। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जिसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। फिर कहते हैं कि विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चले आती थी। फिर शुक्ल जी आगे कहते हैं बच्चों, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते थे, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे
उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक, क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। फिर आगे कहते हैं कि विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि, संभवतः सारंगधर, हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। कैसी भाषा थी कि चलिए वीर हमीर पव भरमण ही कंपई दिगमण ने हंदार धुली सर रहे अच्छा ही। फिर आगे कहते हैं दूसरी और उसी समय की दूसरी भाषा की बात करते हैं कि दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे। कैसी थी भाषा कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ठीक है, उसी समय देखो एक समय की दो लैंग्वेज का यहाँ पे जिक्र किया गया है। फिर आगे कहते हैं कि इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। कहते हैं वो उदाहरण देते हैं किसका, विद्यापति की भाषा का, क्या कि बालचंद बिजवई भाषा दूही नहीं लग गई दुज्जन हासा। ठीक है, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। कहते हैं कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। ठीक है, फिर आगे शुक्ल जी सारांश रूप में कहते हैं कि यह अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया है, एक पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। कहते हैं कि दैसिल बाना सबजन मीठा ते तैसन जपो अवठा। फिर कहते हैं अर्थात देसी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो यहीं पर हमारा आज का सेशन खत्म होता है, प्रकरण 1 समाप्त होता है। कल हम जिसका अध्ययन करेंगे प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। तो यहीं पर ये समाप्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।